आलिया अपनी माँ भारती और भाई और भाभी मानव और सुरभि के साथ रहती है। वो दिखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन स्वभाव से वो उतनी ही घमंडी होती है। पड़ोसी की बिमला ने भी अपनी बेटी का ब्याह करा दिया और ये सब देखकर मेरी जान तो इतनी जल रही है कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारी आलिया की भी शादी होगी, वो भी बहुत जल्द। वैसे आपको कल पंडित जी ने एक लड़की की फोटो दिखाई थी ना, कहाँ पर है वो? क्या कहा, लड़के की फोटो? दिखाओ तो जरा, मैं भी देखती हूँ कैसा है लड़का। अरे रुक जा बेटी, अभी लेकर आती हूँ। फिर भारती सबको फोटो दिखाती है। ये देख बेटा, ये लड़का दिखने में कितना अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, ऊपर से परिवार वाले भी बहुत संस्कारों वाले हैं। अगर तू इस घर में जाएगी ना तो तेरा तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं, कांड हो जाएगा मम्मी। मुझे ऐसे ही किसी एरे गेरे नट्टू खेरे से शादी नहीं करनी। मेरा पति तो लाखों करोड़ों का मालिक होना चाहिए। अरे वो जो भी होगा उसकी तो बात ही अलग होगी। और मुझे कोई ऐसा ही लड़का चाहिए। क्या? हाँ भाभी, क्योंकि मैं भी हीरोइन से कम थोड़ी ना लगती हूँ। मुझे देखकर तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्योंकि मैं दिखने में एकदम अमीर लगती हूँ ना। इसीलिए अब मुझे भी मेरा पति अमीर ही चाहिए। हे भगवान आलिया, लेकिन ये अगर मुमकिन नहीं हो पाया तब तू क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी क्या? अरे वो सब तो बाद में देखा जाएगा माँ, आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे पर आलिया, जाने दे सुरभि, इसके मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे समझाने में हम ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। भारती अपनी बहू को चुप कराती है और आलिया भी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या था माँ जी, आपने मुझे चुप क्यों करा दिया? मैं उसे ठीक से समझा देती ना। अगर उस निकम्मी को समझना होता ना तो वो अब तक अच्छे से समझ जाती, लेकिन उसकी गाड़ी तो बस अमीर पट्टी पर ही अटकी हुई है। उसे हम जो भी तस्वीरें दिखाते हैं वो सबको मना कर देती है। इसीलिए अब सीधे लड़के वालों को घर पर ही बुलाएंगे। अरे जब तक ये लड़की सामने से लड़के को नहीं देखेगी, उसे अच्छे से नहीं परखेगी, तब तक इसे पता ही नहीं चलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान का स्वभाव भी जरूरी होता है। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही है, और आपने अभी जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास तो अब यही एक रास्ता बचा है। अब भारती एक नया रिश्ता ढूंढती है और वो लड़के वाले सीधे घर पर आ जाते हैं। ये सब क्या है भाभी, आप लोगों को मुझसे पहले पूछ तो लेना चाहिए था ना। ऐसे लड़के वालों को आप अचानक से घर पर कैसे बुला सकते हो? ऐसा मत बोला लिया। देख, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसीलिए कह रही हूँ कि इस रिश्ते को ठुकराने की गलती मत करना। अब जाओ, बाहर सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। लड़के का नाम वीरेन है और वो अपने पिता के साथ आया है। ओफो भाभी, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? फिर आलिया कमरे के बाहर जाती है और उसे देखकर वीरेन का चेहरा चमक उठता है। वैसे आपकी बिटिया रानी तो एकदम दूध सी गोरी है, अति सुंदर। मेरे बेटे और आपकी बेटी की जोड़ी बहुत जचेगी। क्यों भारती जी, सही कहा ना मैंने? जी भाई साहब, बिल्कुल। बैठना आलिया बेटा, तू ऐसे खड़ी क्यों है? अरे ये उठना बैठना तो चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़का क्या करता है? ऐसे बात नहीं करते बेटा, तू बैठ तो सही, फिर आराम से बातें करते हैं ना। देखो मम्मी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है जो अब मैं ये सब करती फिरूं। अब जल्दी से बताओ कि ये लड़का क्या करता है? वो आलिया जी, मेरी एक राशन की दुकान है और मैं तो अभी एक और दुकान खोलने का विचार भी कर रहा हूँ, और हम दोनों की शादी के बाद आपके शुभ हाथों से ही उस दुकान का उद्घाटन कराऊंगा। क्या? राशन की दुकान? अरे मम्मी, आपने क्या मुझे पागल वागल समझ के रखा है क्या? अरे मैं इसके राशन की दुकान का क्या अचार डालूंगी क्या? ना बाबा ना, मैं ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली। ओ भाई,
तू निकल यहाँ से। ये सब क्या है भारती जी? और बात करने का ये कौन सा तरीका है? अरे इसी तरह अपमान करने के लिए बुलाया था क्या आपने हमें यहाँ पर? अरे नहीं भाई साहब, माफी चाहती हूँ। अब बैठिए ना। नहीं आंटी, अब हमें कोई बात नहीं करनी। अरे आप तो पहले अपनी इस घमंडी बेटी को समझाइए। इतना घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। चलिए पापा। अरे पर वीरेन, वीरेन बेटा, ये सब क्या था आलिया? तूने तो लड़के वालों की बेइज्जती कर दी। लेकिन आलिया उन्हें कोई जवाब नहीं देती और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में खाना खाने के समय, तो भाभी आज खाने में स्पेशल क्या बनाया है? कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे खाने में। हमारी नाक कटवा कर तेरा पेट नहीं भरा क्या? डाइन कहीं की। देखो मम्मी, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने मुझे पूछा भी नहीं और उस सिलबट्टी की शक्ल वाले लड़के को यहाँ पर बुला लिया। ऊपर से वो ठहरा एक मामूली सी राशन की दुकान का मालिक। और मैंने तो आपको पहले ही बता के रखा है कि मैं अगर शादी करूंगी तो एक रईस आदमी से ही करूंगी। एंड दैट्स फाइनल। बस करो आलिया, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो सरासर गलत है। अरे इस तरह से अपनी सुंदरता पर गुरूर मत करो, क्योंकि ये गुरूर कब टूट जाए कोई बता नहीं सकता। हाँ लिया, बेहतर की तलाश में तुम अच्छे लड़कों को खो बैठोगी। जिंदगी बहुत अजीब होती है, कब किस जगह पर लाकर खड़ा कर दे कोई बता नहीं सकता। और एक इंसान के जीवन में पैसों से बढ़कर होता है प्यार और इज्जत, जो पैसों से कभी खरीदी नहीं जा सकती। और अगर वो खरीद भी ली तो वो तो बस झूठ और फरेब से ही भरी हुई होती है। अरे यार, मेरा ना आप सबका ये फालतू का प्रवचन सुनकर ही पेट फुल हो चुका है। आप लोग तो मुझे शांति से खाने भी नहीं दोगे। जाने दो, अब तो मुझे कोई खाना भी नहीं खाना। गुड नाइट। इतना बोलकर आलिया वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी एक सोशल मीडिया साइट पर विक्रम नाम के एक लड़के से बातचीत शुरू होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक होता है। क्या बात कर रही है आलिया? तेरी दोस्ती मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक से हो चुकी है? अरे लेकिन वो तो तेरे पापा की उम्र के है ना, और ऊपर से वो कितना काला भी है यार। आखिर तुझे उसमें क्या पसंद आ गया? उसकी दौलत और शोहरत? क्या? हाँ किया रहा हूँ, और अब तो मैं उसी से शादी करूंगी और जिंदगी भर अमीरों की तरह ऐश करूंगी। अरे ये तू क्या बोल रही है आलिया? ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोच ले। नहीं यार, तू भी ना एक नंबर की डरपोक है। अगर तुम अपनी लाइफ में कोई जोखिम नहीं उठाओगे तो क्या ही जियोगे? देखना, जो भी होगा वो एकदम अच्छा ही होगा। हाँ यार, मैं भी अब यही उम्मीद करती हूँ। जोश जोश में आलिया और विक्रम दोनों एक दूसरे को कई बार मिलते हैं और यूं ही चंद मुलाकातों में आलिया विक्रम के साथ शादी करने का फैसला सुनाती है। अरे ये तू क्या कह रही है? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? और ये सब क्या है आलिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम खुद से 30 साल बड़े आदमी से शादी करने जा रही हो, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आदमी एक अमीर बिजनेसमैन है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तू उस आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। देख आलिया, तेरा ये लालची तुझे लेकर डूबेगा। अब भी मौका है, जरा अच्छे से सोच ले। नहीं भैया, अब इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी वो बुढ़ा हो काला हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बस उसके पैसों से मतलब है। फिर वो चाहे जिए या फिर मरे, किसे फर्क पड़ता है? आलिया किसी की कुछ भी नहीं सुनती और वो विक्रम से शादी कर लेती है। ये लो आलिया, ये सारे ब्रांडेड कपड़े हैं और ये 2 लाख की हैंडबैग तुम्हारे लिए। इस पर मैंने खास तुम्हारा नाम कस्टमाइज करवाया है। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट विक्रम। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जिन चीजों को मैं बस सोचा करती थी वो तो आज हकीकत में मेरे पास है। अरे मेरी जान, तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा मैं।
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी विक्रम, लव यू टू। आलिया के घर वाले अब उससे बात करना बंद कर देते हैं। वही दूसरी तरफ वो अपनी अमीर जिंदगी में बहुत खुशी से रहती है। फिर एक रोज जब कियारा उससे मिलने उसके घर आती है, तभी ये लो कियारा, हैव अ ड्रिंक और चलो साथ में हम दोनों डांस करते हैं। वैसे भी तुम आज इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो। अरे नहीं विक्रम, वो ओ कम ऑन यार, तो भाभी जाओ। फिर कियारा और विक्रम को साथ में डांस करते हुए देखकर आलिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, ये सब क्या था कियारा? चुपचाप अभी इसी वक्त चली जाए यहाँ से। अरे मैं सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ कि कैसे तू जानबूझकर विक्रम के करीब आ रही है ताकि तू उसे अपने चंगुल में फंसा सके। क्या? अरे ये तू क्या बकवास कर रही है आलिया? उल्टा ये बात तो मैं तुझे कहने वाली थी कि तेरा ये काला बूढ़ा पति मेरे पीछे पड़ा है। अरे वो खुद मुझे अपने करीब लाकर अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा था। देख आलिया, छोड़ दे इस आदमी को। इस बुढ़े से मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही है और इसकी हरकतें देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि ये आदमी एक नंबर का लड़कीबाज है। बस कर कियारा, क्योंकि अब मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि तुझे मेरी इस अमीर जिंदगी से जलन हो रही है। चली जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी ये सस्ती और सड़ी हुई शक्ल मत दिखाना मुझे। नॉनसेंस कही की। इतना कहकर आलिया कियारा को बंगले से बाहर निकाल देती है। वही दूसरी तरफ, देखिए ना माँ जी, जब से इसकी शादी हुई है ये कैसे कैसे फोटोज डाल रही है अपने सोशल मीडिया पर, और ये तो अपनी इस नई जिंदगी में इतनी खुश है कि इसे तो अपने परिवार से बिछड़ने का कोई गम भी नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गई वो तेल लेने। अरे मेरे लिए तो वो अब मर चुकी है। उसे जो करना था उसने किया। अरे उसने तो हमारी कोई बात नहीं मानी। और तुझे भी कह रही हूँ बहू कि तू भी उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखना बंद कर दे, और आज के बाद उस मनहूस लड़की का इस घर में जिक्र भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब आलिया को अपनी उस सुंदर जिंदगी से बहुत बोरियत महसूस होने लगती है। फिर एक रात जब उसे तेज बुखार आया होता है, तभी हे भगवान, काश माया भाभी मेरे आसपास होती। पैसों से तो मैं डॉक्टर या नर्स को बुला सकती हूँ, लेकिन अपनों का साथ कैसे लाऊं? अरे आलिया, तुम यहाँ पर लेटी हुई क्यों हो? चलो जल्दी से कोई सेक्सी गाउन पहन लो, क्योंकि हमें अभी एक फ्रेंड की पार्टी में जाना है। लेकिन विक्रम, मैं अभी बुखार से तप रही हूँ और इस हालत में मैं तुम्हारे साथ पार्टी कैसे अटेंड कर सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता आलिया, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वहां पर चलना ही होगा। अरे लोग भी तो देखे ना कि मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। देखो, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए और तुम मेरे साथ आ रही हो। बाकी मैं नौकरों से कह देता हूँ कि वो तुम्हें एकदम सुंदर तरह से सजाए। अब आलिया को समझ आ जाता है कि विक्रम को तो बस दुनिया के सामने दिखावा करना है। अब आलिया के पास सब कुछ था सिवाय प्यार और अपनेपन के। अब जब जब विक्रम घर आता तब तब उसके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते, तो कभी उसे एक पग पर ही कई सारी लड़कियों के मैसेजेस आते रहते। मुझे लगा था कि विक्रम एक सीधा आदमी रहेगा, लेकिन ये तो एकदम बेशर्म निकला। अब तक तो बस मुझे शक हुआ है, लेकिन अगर मेरा ये शक हकीकत में बदल गया तब मैं क्या करूंगी? फिर एक रात जब आलिया शॉपिंग करने मॉल गई होती है, तभी भूली हुई पर्स लेने के लिए वो वापस घर चली आती है, और तब वहां पर विक्रम को एक जवान लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस बात का डर था आज वही हुआ। कल को तो ये बुड्ढा मुझे छोड़कर किसी और लड़की को यहाँ पर लाएगा, क्योंकि ये तो निहायत ही घटिया आदमी है। नहीं नहीं, मैं अब इस आदमी के साथ और नहीं रह पाऊंगी। अब आलिया अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है
और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है उसके लिए माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मम्मी, मुझे अब सच में यकीन हो चुका है कि पैसा सब कुछ नहीं होता और अब तो बस मुझे प्यार और अपनापन चाहिए, क्योंकि मैं रिश्तों की अहमियत जान चुकी हूँ मम्मी। और आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, और तू मेरी बेटी है, इसीलिए मैं तुझे जरूर माफ करूंगी। लेकिन अब इसके बाद से अपनी ये जिंदगी नए सिरे से शुरू करना। हाँ लिया, ये तो सच है कि तुमने बहुत गलतियां की है, लेकिन अंत में अब तुम्हें सबक मिल चुका है और तुम उसे ठीक भी करना चाहती हो, और यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। और आलिया, ये तो तुम्हारा ही घर है। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। थैंक यू सो मच। सच में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। फिर उस दिन के बाद से आलिया पूरी तरह सुधर जाती है और वो सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथ के खाने की तो बात ही निराली है। सच में मजा ही आ गया आज तो। शुक्रिया माँ जी। सच में भाभी, दुनिया के सारी आलू के पराठे एक तरफ और आपके हाथ के आलू के पराठे एक तरफ, आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो बीवी किसकी है? मैं तो दुनिया का सबसे लकी पति हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी तारीफें। वैसे आप सबका बहुत शुक्रिया। पर बहू, ये सब सच ही तो है। कहाँ आजकल की बदतमीज और मूर्ख लड़कियां, और कहाँ तू जिसमें नए जमानों के तौर तरीकों के साथ साथ पुराने जमाने के संस्कार भी है। प्रियंका अपने ससुराल में बहुत खुशी से रह रही होती है। फिर कुछ ही दिनों बाद उसके देवर अभय की शादी उनके ही गांव की लड़की रजनी के साथ तय होती है। अरे प्रियंका बहू, अब तो तेरी देवरानी आने वाली है, वो भी गांव से। उतनी ही तुझे हर काम में मदद मिल जाया करेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, वो तो है। मैं भी देवर जी और रजनी की शादी के लिए बहुत उत्सुक हूँ। रजनी के यहाँ आने पे मुझे गाँव की सीक्रेट रेसिपीज भी सीखने मिलेगी। सच में हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ बहू, ये बात तो तूने एकदम सही कही है। दिन बीतते जाते हैं और अभय और रजनी की शादी हो जाती है। फिर ससुराल में आने के बाद, अरे वाह रजनी बहू, अच्छा हुआ जो तू जल्दी उठकर सच संवर कर आ गई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना। चल, गैस पर तिलक करके सबसे पहले कुछ मीठा बना दे और वो पदार्थ भगवान को भोग लगा दे। उसके बाद ही हम उसे खाएंगे और उसी के साथ तेरी रस्म भी पूरी होगी। क्या हुआ बहू, तू इतनी चौंक क्यों गई? माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं तो गैस चलाना भी नहीं जानती हूँ, और हमारे गांव में तो सभी लोग चूल्हे पर ही पकाते हैं। क्या? रजनी की ये बातें सुनकर वैदेही और प्रियंका चौंक जाते हैं। अरे लेकिन मुझे तो तेरी माँ ने यही कहा था कि हमारी बेटी को सब कुछ आता है। फिर तू अब ये क्या कह रही है? वही तो, उल्टा तुम तो गांव से हो ना, तो तुम्हें सारा खाना बनाना आना ही चाहिए। अगर यहाँ पर किसी शहरी लड़के की बात होती तो एक बार तो मैं समझ भी जाती। देखिए, मैं एक जमींदार की बेटी हूँ। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर चाकर होते हैं। हाँ, मैंने खाना कैसे बनाते हैं ये सब देखा हुआ है, लेकिन मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई घर पे? लेकिन रजनी, एक सुहागन की सबसे पहली रस्म कुछ मीठा बनाने की ही होती है, और तुम्हें इस रस्म को तो करना ही होगा। एक मिनट, तुम फिक्र मत करो। ये YouTube वीडियोस देखो, इसमें ये औरत हलवा बना रही है। इसका देख देख कर तुम भी वही हलवा बना लो, और तब तक मैं तुम्हें गैस ऑन करके देती हूँ। अरे लेकिन जीजी, मुझे रसोई में जाना ही नहीं है।
मैं कह रही हूं ना, मुझसे ये काम होगा ही नहीं। अरे रजनी, नहीं होगा ऐसे कहने से नहीं चलेगा। अभी फिलहाल के लिए ये वीडियो देखकर जैसे तैसे हलवा बना लो और ये रस्म पूरी कर लो। फिर बाद में धीरे धीरे मैं तुम्हें सारा खाना बनाना सिखा दूंगी। फिर रजनी यूट्यूब पे वीडियो देख देख कर हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में उसका हाथ गरम कढ़ाई पे लगने के कारण जल जाता है। अरे नहीं, मेरा हाथ! अरे बाप रे, तू ठीक तो है ना बहू? अरे प्रियंका बहू, जरा वो क्रीम लेकर आ। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। फिर रजनी जली हुई जगह पर क्रीम लगाती है। हे भगवान, अब जाकर मेरी आत्मा में शांति आ गई। देखा, मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था ना कि मुझे रसोई में नहीं जाना है, लेकिन आप दोनों की जिद के कारण मेरा हाथ चल गया। माफ करना रजनी, लेकिन रस्म भी तो जरूरी थी ना, और तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। तुम भी कितनी जल्दबाजी में हलवा बना रही थी। अरे रजनी बहू, अब इस बात को तो यहीं पर छोड़ दे। जो हुआ है उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। तू मेरे अभय की बीवी बन चुकी है और अब तुझे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर तुझे ताने देने से अच्छा यही होगा कि तू तेरी चोट ठीक होने के बाद अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख ले। हाँ रजनी, और वो मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखा दूंगी। अरे क्या आप दोनों भी, पहले मेरी चोट तो ठीक होने दीजिए। रजनी इतना कहकर आराम करने चली जाती है। फिर एक दिन जब रजनी को अभय के साथ कहीं बाहर जाना होता है, तभी चलो अभय, मैं तैयार हो गई हूँ। अरे ये क्या, तुमने ये कैसी साड़ी पहनी है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं रजनी, ये फैशन बहुत गांव के टाइप का लग रहा है और इसे पहनकर तुम मेरे साथ मत चलो। एक मिनट रुको। भाभी, भाभी जरा इधर तो आओ। अब भाभी तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। फिर प्रियंका वहां पर आती है। हाँ रजनी, देवर जी सही कह रहे हैं। ये फैशन 20 से 25 साल पुराना हो चुका है और यहाँ शहर में अगर तुम ये साड़ी पहनकर जाओगी तो 4 लोग तुम पर बहुत हंसेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। आओ मेरे साथ। नहीं, मुझे किसी के साथ भी कहीं नहीं आना है और मैं किसी के भी कहने पर कुछ भी नहीं पहनने वाली। और रही बात मेरी इस साड़ी की, तो मैं इस साड़ी में आपसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ और मैं जो भी करती हूँ वो एकदम अच्छा ही होता है। इसीलिए मुझे कोई ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रजनी, बस जीजी, ज्यादा ज्ञान की देवी मत बनो। आप तो खुद को कुछ ज्यादा ही सयानी समझती हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप उतनी सयानी हो नहीं। रजनी, तुम भाभी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। भाभी माँ समान होती है। अरे तुम तो चुप ही रहो और मुझे मत सिखाओ। मेरी बस एक ही माँ है और मैं एक अमीर घराने से हूँ, अपने मन की मालकिन हूँ और किसी का कहना मानना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, वहां मेरे दोस्त पार्टी में मेरा और तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं वहां पर अकेला ही जाऊंगा। तुम्हें साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो चले जाओ ना, मैं भी तुम्हारे साथ आने के लिए मरे नहीं जा रही। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने। रजनी भी मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है और अभय पार्टी में अकेला ही जाता है। और रजनी की बढ़ती हरकतों को देखकर वैदेही और प्रियंका काफी परेशान हो जाती है। फिर एक सुबह, अरे रजनी बहू, आज प्रियंका बहू को सुबह जल्दी ही अपनी माँ के पास जाना पड़ा। उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है ना, इसीलिए। हाँ तो इसीलिए अब तुझे ही पूजा करनी होगी और सारी आरती भी बोलनी होगी। पूजा? वो तो 2 मिनट का काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं बहू, हमारे यहाँ पर पूरे 15 मिनट तक लंबी आरती बोली जाती है, वो भी हर सुबह। चल अब जल्दी से पूजा शुरू कर दे। अरे माँ जी, अगर एक दिन आरती नहीं बोली गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
मैं दिया और अगरबत्ती जला देती हूँ ना। देखिए, 10 मिनट में मेरी गांव की सहेली का फोन आने वाला है, तो इतनी देर तक तो मैं पूजा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अरे कितनी बेशर्म है तू। तुझे तो भगवान के काम में भी कितना आलस आता है, और क्या झूठे बहाने दे रही है। उससे तो कुछ नहीं हो सकता। गांव की हुई इसीलिए ये नहीं आता और वो नहीं आता, ये तो बस झूठी बातें हैं। असल में तो तू एक नंबर की आलसी और बिगड़ेल लड़की है। माँ जी, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे बकवास बंद कर अपनी। तू अपनी जेठानी और अपने पति को उल्टा बोल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं भी तेरी बदतमीजी सहन करूंगी। मैं तेरी सास हूँ, सास, समझी कि नहीं? अब जा यहाँ से, मैं कर लूंगी पूजा। नालायक कहीं की। वैदेही की बातों से गुस्सा होकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन, अरे ओ रजनी बहू, यहाँ बैठकर मजे से टीवी देख रही है और वहां अंदर रसोई में तेरी जेठानी ही सारा काम कर रही है। अरे इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है तू? अब तो तेरा जला हुआ हाथ भी ठीक हो गया है। चल अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख ले। हाँ रजनी, चलो मैं सिखा देती हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सीखना है। मैंने हमेशा ही रानी की तरह जीवन बिताया है और अब मैं रसोई में जाकर पसीने नहीं बहाऊंगी। देखिए जीजी, अगर इतना ही आपका काम बढ़ चुका है तो आप माँ जी से काम करवा लो ना, क्योंकि मैं तो रसोई में आने से रही। अरे तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है क्या? अब अपनी सास से काम करवाओगी क्या तुम इस घर की बहू हो। महारानी बनने की कोशिश मत करो और काम में मेरा हाथ बटाओ। जी, आप भी मेरी जेठानी हो, तो आप भी मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो और आइंदा से मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। करूंगी, मैं जरूर करूंगी। तुम्हारी गलतियों को हम बढ़ावा नहीं देने वाले। हे भगवान, मेरे अच्छे खासे दिन की वाट लगा दी आपने। मजे से टीवी देख रही थी मैं। अरे आप लोगों की यही दिक्कत है ना कि घर के सारे काम सही से नहीं हो रहे। तो ठीक है, मैं गांव से मेरे घर का नौकर बुलवाती हूँ, फिर वो मेरे हिस्से के सारे काम कर लेगा। अरे अब ये क्या बात हुई भला? रहने दे प्रियंका बहू, अगर ये इतना कह रही है तो बुलाने दे इसे अपने गांव के नौकर को। हमें क्या है, हमें थोड़ी ना उसे अपने जेब से पैसे देने हैं। फिर रजनी गांव के नौकर हप्पू को बुलाती है। वो अब एक टाइम का खाना बनाने लगता है। तो कैसन लगा मेरे हाथ का खाना? ना एकदम लल्लन टॉप। क्यों नहीं होगा हप्पू, तुम तो बिल्कुल कमाल ही कर देते हो। यहाँ शहर का खाना खा खा के तो मैं एकदम पक गई थी, लेकिन अच्छा हुआ जो तुम गांव के मसाले साथ में लेकर आ गए, और इतने दिनों बाद आज खाना खाकर मेरा मन तो तृप्त ही हो गया। अरे वाह, धन्यवाद छोटी मालकिन। खाने का स्वाद तो एकदम अच्छा है ना प्रियंका बहू? हाँ माँ जी, सच में खाना तो बहुत ही टेस्टी है। ये सारा जादू हमारे गांव के मसालों का है, जो हमारे घर के ओखल में पीसा जाता है। चलो बढ़िया है, आखिर गांव का स्वाद तो अलग ही होता है। अब ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और घर के सभी लोग हप्पू के हाथ के बने खाने को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद, बस बहुत हो गया हप्पू, अब से तुम खाना नहीं बनाओगे क्या? लेकिन क्यों माँ जी? अरे रजनी, हप्पू जिस प्रकार का खाना बनाता है वो हम शहरी लोग रोजाना नहीं खा सकते हैं। उसमें डाले जाने वाले तेल, मसाले और अन्य चीजों के कारण माची और मेरा गला खराब हो गया है। पेट में भी बहुत गड़बड़ हो रही है और तुम्हारे जेठ जी के सीने में भी कल रात से जलन हो रही है। और तुम्हें तो पता ही होगा, देवर जी का भी पेट खराब हो गया है। हाँ रजनी बहू, इसे वापस गांव भेज दे और तू ही सीख ले शहर का खाना बनाना। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये आप दोनों का नया नाटक है, अप्पू को गांव भेजकर मुझसे काम करवाने का। अरे कितनी नालायक हो सकती हो आप दोनों। रजनी, बस बहुत हुआ। कोई कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। अरे तुम में थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना।
कि हम शहरी लोग हैं और तुम हमें कुछ भी खिलाओगी और हम बस चुपचाप खाते रहेंगे, भले ही उससे हमारी तबीयत ही क्यों ना खराब हो जाए। क्यों? सही कहा ना मैंने? अभय, तुम हमेशा सबके सामने मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अपने पापा से कह दूंगी, फिर वही देख लेंगे तुम्हें। अरे जाओ जाओ, जिससे जो कहना है कह दो। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि तुम खुद ही चली जाओ अपने मायके, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। क्या? हाँ, सही सुना तुमने। तुम्हारे नखरे सहन करने के लिए हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, बहू हो, मालकिन या महारानी नहीं। इसलिए तुम जहाँ की महारानी हो वही जाकर रहो, और वही हमारे लिए भी अच्छा होगा। अरे तुम क्या मुझे जाने के लिए कह रहे हो? मैं खुद ही यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मेरा घर तो बहुत सुंदर है, और यहाँ इस चिकचिक में रहने से अच्छा तो यही है कि मैं अपने घर ही जाकर रहूं। हाँ तो ठीक है ना, जा अपने राजमहल में जाकर रह ले और दोबारा लौटकर आना भी मत। इस तरह से अंत में रजनी घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और उसके बाद सभी फिर से चैन से रहने लगते हैं। जन्मदिन मुबारक हो सिमरन। ये लो, तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया है मैंने। जन्मदिन मुबारक हो सिमरन। अरे वाह, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा हुआ जो तुम दोनों पार्टी में आ गए। इनसे मिलो, ये मेरे सास ससुर हैं, अभी हाल ही में गांव से आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। ये दोनों हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, और इनके आने से तो मानो हमारे घर में अलग ही रौनक आ गई है। क्या बात है। सिमरन के सास ससुर को देखकर रुचिता और प्रेम उदास हो जाते हैं। काश हमारे भी माँ बाप होते प्रेम, तो वो भी ऐसे ही हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल होते, हमारी मीनू को प्यार देते। लेकिन अफसोस, मेरे माँ पापा तो कई साल पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए, और तुम तो पहले से ही अनाथ थे। हाँ रुचिता, तुमने सही कहा। मुझे भी अपने माँ पापा की कमी बहुत महसूस होती है, और जब मीनू बड़ी हो जाएगी तभी उसे भी अपने दादा दादी की कमी महसूस होगी। तब हम क्या करेंगे प्रेम? अगर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो सच में घर किसी मंदिर से कम नहीं लगता। वो तो है रुचिता, लेकिन हमारी किस्मत में ये सब नहीं है। फिर एक दिन जब रुचिता और प्रेम कार में सवार होकर कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक वृद्धाश्रम दिखाई देता है। वो देखो प्रेम, एक वृद्धाश्रम। क्यों ना हम यहाँ से अपने लिए माँ बाप गोद ले ले? क्या? हाँ प्रेम, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मीनू भी स्कूल चली जाती है, फिर दिन भर मैं अकेली ही रहती हूँ, और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे भी अपने सास ससुर चाहिए। तुमने सही कहा रुचिता, क्योंकि मुझे भी अब यही लगता है कि हमें अपने लिए माँ बाप गोद लेने चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों वृद्धाश्रम से विद्या और उमाकांत नाम के एक जोड़े को अपने माता पिता के तौर पर गोद ले लेते हैं। और जब मीनू स्कूल से घर आकर उन दोनों को देखती है तब वो चकित रह जाती है। अरे ये दोनों कौन है मम्मा पापा? ये दोनों आपके दादा दादी है गुड़िया। हाँ मीनू, ये दोनों आज ही गांव से आए हैं। क्या? हाँ मेरी मिनुड़ी, आजा अपनी दादी के पास आजा लाडो। लेकिन दादी, आप इतने सालों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे तो लगा कि मेरे दादा दादी है ही नहीं। अरे लाडो, गांव से यहाँ पर आना कभी हुआ ही नहीं, इसीलिए आज तक हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन अब हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आए हैं, वो भी खास अपनी पोती मीनूड़ी के लिए। ये फिर मीनू अपने दादा दादी के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है, और उन्हें देखकर प्रेम और रुचिता भी बहुत खुश होते हैं। विद्या और उमाकांत प्रेम और रुचिता को भी बहुत प्यार देते हैं, और इस तरह घर में अब अलग ही चमक नजर आती है। फिर अगले दिन नाश्ते के समय, बाप रे बहू, ये तूने कैसी चाय बनाई है? क्यों पापा जी, अच्छी नहीं बनी क्या? अरे नहीं बहू, दरअसल तेरे पापा जी को शुगर है, इसीलिए तू इन्हें बिना शक्कर की ही चाय दिया कर। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू,
इनके खान पान में बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मैं एकदम चुस्त और दुरुस्त हूँ, इसीलिए तू मेरे लिए कोई भी पकवान बना सकती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। लेकिन बहू, पूरी तरह बंदी नहीं है मुझे। मैं कभी कभार मीठा और तला भुना भी खा सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। खबरदार जो आपने ऐसा कुछ खाया तो। बहू, हरगिज इन्हें ऐसा कुछ भी मत देना, समझ गई ना? लेकिन भाग्यवान, अरे अब इस उम्र में इतनी हिटलर मत बनो ना। अरे आप कैसे हो मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए वक्त वक्त पर मुझे ये रूप धारण करना ही पड़ेगा। आप दोनों भी ना सच में बहुत क्यूट हो। आप दोनों को किसी के नजर ना लगे। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन बाद में रुचिता को उनसे तकलीफें होने लगती हैं। हे भगवान, पिछले 3 घंटों से मैं रसोई में खड़ी हूँ। मीनू का अलग खाना, माँ जी का अलग, पापा जी का अलग और मेरे और प्रेम का अलग। बाप रे, काम पे काम। इतना सारा काम करके तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। बहू, अरे मेरी मटार कचौरियाँ बनी कि नहीं? और मेरी एयर फ्राइड पूरी और शुगर फ्री खीर। हाँ हाँ हो गया, ला रही हूँ। दिन भर बस ठूसते ही रहते हैं, जैसे कि जन्मों जन्मों के भूखे हों। फिर रुचिता जाकर उन दोनों को खाना देती है। कचौरियाँ तो अच्छी बनी है, बस थोड़ी और खस्तेदार हो जाती तो बहुत मजा आ जाता। चटनी भी ठीक ठाक ही बनी है। इस बुढ़िया के भी कम नखरे नहीं है। जो दे रही हो वो चुपचाप खाने नहीं आता इसे, चाहे गोद ही लिया हो। लेकिन आखिर सास जो ठहरी और इतिहास गवाह है, सास कभी सीधी हो ही नहीं सकती। फिर एक दिन, ये क्या प्रेम, तुमने सिर्फ इतने ही पैसे क्यों दिए हैं मुझे? अरे मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, अपने लिए छोटा मोटा सामान खरीदना है। मुझे एक्स्ट्रा के पैसे दे दो। नहीं रुचिता, मैं तुम्हें अब एक्स्ट्रा के पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि घर में माँ पापा के आने के बाद खर्चे भी काफी बढ़ गए हैं। इसीलिए अब से मुझे सोच समझकर ही पैसे खर्चने होंगे। क्या? इतना कहकर प्रेम बाहर से चला जाता है और रुचिता को बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे सास ससुर आने के बाद तो मेरी जिंदगी खराब ही हो गई है। फिर एक दिन, अरे बहू, प्रेम से कह दे बेटा कि मुझे भी अच्छी अच्छी साड़ियां ला दे, जैसे तू पहनती है। क्या? और तुम्हारे कमरे की तरह हमारे कमरे में भी एसी और टीवी लगवाना है। मैं आज ही प्रेम से बात करूंगा इस बारे में। ठीक है माँ जी, पापा जी। अरे ये दोनों यहाँ पर हमें प्यार देने आए हैं या फिर हमें कंगाल करने? इनकी बातें सुनकर तो मेरा सर चकरा रहा है। फिर एक दिन रुचिता मीनू को अपने सास ससुर के भरोसे छोड़कर मार्केट चली जाती है, लेकिन वापस आने के बाद, माँ जी पापा जी, मीनू कहाँ पर है? पता नहीं बहू, हम तो अभी सोकर उठे हैं। हाँ बहू, और हम जब जाग रहे थे तब तो वो यही खेल रही थी घर में। क्या? अरे आप दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? एक छोटी सी बच्ची भी संभाली नहीं जाती क्या आपसे? और इतनी कौन सी मेहनत करते हो आप दोनों, जो आप दोनों को इतनी नींद आ गई? फिर वो तीनों मिलकर मीनू को पूरे घर में ढूंढते हैं और तब रुचिता देखती है कि मीनू अपने ही कमरे में एक कोने में जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही है। हुश, अब मेरे जान में जान आई। क्या बहू तू भी? अरे क्या तू भी का क्या मतलब? अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो आपको ध्यान रखना चाहिए था कि वो कहाँ पर गई है और कहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं उसे खास आप दोनों के भरोसे छोड़कर गई थी। माफ करना बहू, लेकिन हम अगली बार ऐसा होने ही नहीं देंगे। हम चौकन्ना रहकर मीनू पर पूरा ध्यान देंगे। हाँ बहू। ऐसे ही एक दिन वो पांचों पिकनिक मनाने जाते हैं। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। क्यों प्रेम? हाँ रुचिता, सच में आज तो हम रात भर यहीं पर रुकेंगे। ये तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ मीनू। ना बाबा ना, ऐसा मत करो, यहाँ पर मत रुको बेटा। लेकिन क्यों माँ जी? अरे यहाँ पर कितनी ठंड है, यहाँ का मौसम भी सही नहीं है। उमाकांत जी और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन माँ पापा। प्रेम बेटा, हमारी बात मानो और अब आधे घंटे में सूर्यास्त होने से पहले
हम यहाँ से निकल लेते हैं। खामोखा मीनू की भी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे आप लोगों ने गर्म कपड़े तो पहन ही रखे हैं ना, और मीनू आप दोनों की तरह कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बहू, हमने एक बार कह दिया सो कह दिया। फिर उमाकांत और विद्या के कहने पर उन लोगों को वहां से निकलना ही पड़ता है, जिस कारण रुचिता और प्रेम का मूड खराब हो जाता है। अब दिन ब दिन विद्या और उमाकांत एक प्रकार से रुचिता और प्रेम की नाक में दम करने लगते हैं। चलो प्रेम, मैं तैयार हो गई हूँ। आज तो मूवी देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इतने दिनों बाद हम दोनों अकेले जा रहे हैं। हाँ रुचिता, हर बार तो हमें मीनू को साथ ही ले जाना पड़ता था, इसीलिए हम कोई रोमांटिक मूवी भी नहीं देख सकते थे। लेकिन अब घर पर माँ पापा है, तो वो दोनों मीनू का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं और हम दोनों भी मूवी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ प्रेम, मैंने तो उन्हें उस दिन बहुत सुनाया था, इसीलिए आज वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर वो दोनों जब जा रहे होते हैं, तभी वहां पर विद्या और उमाकांत आकर उन्हें रोक लेते हैं। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो बच्चों? मूवी देखने के लिए हमें भी साथ लेकर चलो। हाँ बच्चों, इतने साल बीत गए, लेकिन हम सिनेमा घर में गए ही नहीं, इसीलिए मैं और उमाकांत जी और मिनुड़ी भी आएंगे तुम्हारे साथ। क्या? और एक बार फिर से गोद लिए हुए माँ बाप के कारण रुचिता और प्रेम का मूड खराब हो जाता है। फिर एक दिन जब रुचिता कड़ी मेहनत करके पूरे घर की सफाई करती है, तभी थोड़ी देर बाद में विद्या और उमाकांत मीनू के साथ मिलकर पेंटिंग करके सारा पेंट फर्श पर गिरा देते हैं और पूरे घर को गंदा कर देते हैं। और ये सब देखकर रुचिता गुस्से से लाल हो जाती है। माँ जी, पापा जी, ये सब आपने क्या कर दिया? घर को कितना गंदा किया है आपने। माफ कर दे बहू। हाँ बहू, वो हम मीनूड़ी से पेंटिंग करना सीख रहे थे। अरे आप दोनों इतने बुजुर्ग होकर भी इतनी सारी बेवकूफियां कैसे कर सकते हो? सच में आप दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अब आप दोनों मुझे सहारा नहीं बल्कि बोझ लगने लगे हो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब हमने आप दोनों को यहाँ लाने का फैसला लिया। इतना कहकर रुचिता वहां से चली जाती है और उसकी कड़वी बातें सुनकर विद्या और उमाकांत बहुत दुखी हो जाते हैं और वो दोनों घर छोड़कर वापस वृद्धाश्रम चले जाते हैं। मुझे वृद्धाश्रम से फोन आया था रुचिता। माँ और पापा हम पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसीलिए वो दोनों वापस वृद्धाश्रम चले गए। अरे अच्छा ही हुआ जो वो दोनों वापस चले गए। अरे हमारा ही दिमाग खराब हो गया था जो हमने उन्हें गोद ले लिया। वो दोनों तो वहीं पर सही है, यहाँ आकर तो मेरे दिमाग की दही करके रख दी उन्होंने। और मेरे लिए तो तुम दोनों ही काफी हो, हमें किसी माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रुचिता, शायद तुम सही कह रही हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक रोज, अरे रुचिता, तुमने ये फीकी चाय क्यों बनाई है? अरे मैं तो भूल ही गई प्रेम, मैं पापा जी के लिए रोज शुगर फ्री चाय बनाया करती थी। अब वो दोनों तो इस घर को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनकी यादें इस घर के कोने कोने में बसी हुई है। हाँ रुचिता, उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद फिर से घर में अंधेरा छा गया है। हाँ प्रेम, सो तो है। मम्मा पापा, दादा दादी वापस कब आएंगे? मुझे उनसे बात करनी है। जब वो दोनों यहाँ पर थे तब वो मेरे साथ बहुत खेलते थे, मेरे साथ पेंटिंग भी करते थे और मुझे पार्क भी लेकर जाते थे। हमें कितना मजा आता था, लेकिन उनके जाने से तो मुझे बहुत सैड सा लग रहा है। हाँ मेरा बच्चा, कोई बात नहीं मीनू, मैं जल्द ही तुम्हारी उनसे बात कराऊंगी। अब तुम जाओ, जाकर अपना होमवर्क कर लो। ओके मम्मा। फिर एक दिन जब प्रेम का जन्मदिन आता है, तभी उसे विद्या की बहुत याद आती है। विद्या माँ के आने के बाद मेरी सगी माँ की कमी पूरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल से प्यार किया। सच में आज उन दोनों की मुझे बहुत याद आ रही है। हाँ प्रेम, आज उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था, हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल होना चाहिए था। हाँ रुचिता, तुमने सही कहा, लेकिन शायद हम गलत थे,
क्योंकि अगर उनकी जगह पर हमारे सगे माँ बाप होते ना, तो उनके साथ हम ऐसा कभी नहीं करते। वो दोनों तो यहाँ से चुपचाप चले गए, लेकिन हम दोनों कितने निर्दयी हैं। हमने तो उन्हें वापस आने के लिए कहा तक नहीं, ना ही उनसे बात करने की कोशिश की। हाँ प्रेम, घर में शांति से ज्यादा नोक झोंक, हंसने रोने चिल्लाने की आवाजें और बड़े और छोटों का होना ही अच्छा होता है। और इन सब के कारण ही ईंट पत्थर का ये मकान सही मायनों में घर बनता है। हमने जाने अनजाने में बहुत गलत किया है, लेकिन अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी प्रेम। हाँ रुचिता, आज ही हम उन दोनों को वृद्धाश्रम से वापस लेकर आएंगे और वापस कभी जाने नहीं देंगे। फिर रुचिता और प्रेम वृद्धाश्रम जाकर उन दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और एक सच्चे माता पिता की तरह वो दोनों भी दिल खोलकर उन दोनों को माफ कर देते हैं और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।